बड़े बड़े जो वहाँ के मीडिया हाउसेस थे, उन्होंने जो सर्वेस किए थे, हमने तो उसको देखा ना, तो उसमें वो ट्रंप को हारता हुआ और कैमला हैरिस को जीतता हुआ दिखा रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें नज़र आई है कि ये सर्वे ऐसे क्यों हुए। ये चूंकि ये जो जितने मीडिया हाउसेस हैं ये यहूदियों के हैं ज़्यादातर, या उनके ज़ेर असर लोगों के, तो ये जो ट्रंप को वोट मिला है, ये सबसे पहले बड़ा जो फैक्टर है वो रेज वोट मिला, उसको गुस्से का वोट मिला, और ये गुस्सा हमें नज़र आ रहा था। नाजरीन, ट्रंप कामयाब हो गया, कैमला हैरिस हार गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ धड़ाम से ज़मीन पे आ गई। कुछ सच साबित नहीं हुआ, वो सिम्पसन सीरीज़ हो, वो लिंचमैन हो, वो कोई और हो, इवन मेरे जैसे खाकसार ने भी कर दी थी कि हैरिस जीतेंगी, नाकाम हो गई, गलत साबित हुई। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, फैक्टर्स क्या हैं, और ट्रंप जो कुछ जिन वादों और क्लेम्स पे, दावों पे वोट लेके आए हैं वो पूरे होंगे, एक बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ा इस वक्त हमें जिस बहरान का सामना है लाहौर और पंजाब को, वो है स्मोक का, और वो किसी वक्त मुल्क के किसी और हिस्से में भी हो सकता है, सिंध में भी हो सकता है, बलूचिस्तान में भी हो सकता है, केपी में भी हो सकता है। तो इस पे बात करते हैं कि ये असल फिनोमेना है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि ट्रंप जो है उसके बारे में जो मेरा अंदाज़ा था, मुझे छोड़े खाकसार नाचीज़ क्या है, बड़े बड़े जो वहाँ के मीडिया हाउसेस थे, उन्होंने जो सर्वेस किए थे, हमने तो उसको देखा ना, तो उसमें वो ट्रंप को हारता हुआ और कैमला हैरिस को जीतता हुआ दिखा रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें नज़र आई है कि ये सर्वे ऐसे क्यों हुए। दूसरी अगली वजह बाद में बात करते हैं, वो ये कि ये चूंकि ये जितने मीडिया हाउसेस हैं ये यहूदियों के हैं ज़्यादातर, या उनके ज़ेर असर लोगों के, क्योंकि कॉरपोरेशंस पर उनका होल्ड है। तो आपको पता होगा कि बिलियनर जो ज़्यादा तादाद में कैमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए कि यहूदियों का ओवरऑल पूरी मईशत पे बहुत गहरा असर है, बहुत डीप उनके रूट्स हैं वहाँ पे, तो वो चाहते थे वो जीते, बाइडन और बाइडन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो आगे बढ़े। लेकिन इसका मुकाबला किया है उन आहों और सिस्कियों ने। अच्छा हाँ, इस पे बाद में आता हूँ कि इस वजह से फिर वो जो मीडिया हाउसेज हैं वो ये सर्वेस लेके आए सामने, और उसी पे सब ने अंदाज़ा लगाया। अब आते हैं कि वो आहें और वो सिस्कियाँ और वो ज़ख़म और वो लाशें और वो जो दर्द और वो जो दुख जो देखे नहीं देखा जाता, वो था गाज़ा का, वो लोगों के दिलों में बैठा हुआ था। देखें, जंग कहीं भी हो, इंसानियत जहाँ मरती है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे कत्ल होते हैं, यहाँ पे बूढ़ों को और औरतों को बिला इम्तियाज़ निशाना बनाया जाता है बमबारी का, और ऐसी बमबारी का कि जिसकी मिसाल शायद कम मिले। शायद इसीलिए, पता नहीं, मैंने चूँकि पढ़ा हुआ तो मैं बयान कर देता हूँ, इस पे वो पूरी उतरता है कि नहीं उतरता, कि एक हदीस मुबारक है जिसमें लहमतुल कुबरा कहा गया है कि ऐसी जंग जिसमें गोश्त ही गोश्त नज़र आए, इतनी बड़ी जंग हो, ये है, या इसके बाद भी हमें किसी तबाही का सामना होगा। तो जो हमने गाज़ा में देखा है और जो उसके साथ लेबनान में हो रहा है और जो उसके साथ फिर यमन में वो और सीरिया में, जहाँ दिल करता है वो अपनी बमबारी करके तो अपने जुल्म का भरपूर मुजाहरा कर देता है। तो इस पे लोगों के हाँ, इंसानों के हाँ गुस्सा तो है। वो कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो नहीं कुछ कर सके, वो अमेरिका को नहीं रोक सके बाय फोर्स कि वो यहाँ के लोगों जो इजराइल है उसकी मदद रोके, उसको हथियारों की फ्राहमी रोके, उसको पैसों की फ्राहमी रोके, लेकिन उन्होंने गुस्से का इजहार कर दिया। तो ये जो ट्रंप को वोट मिला है, ये सबसे पहले बड़ा जो फैक्टर है वो रेज वोट मिला, उसको गुस्से का वोट मिला, और ये गुस्सा हमें नज़र आ रहा था। ये कोई
अनहोनी चीज़ या कोई दबी हुई चीज़ या अचानक सामने आने वाली चीज़ नहीं है कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका की, जिन्हें दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है, आईवी लीग्स, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने कई कई दिन कैंप लगाए और इस तरह से रजिस्ट किया कि शायद पाकिस्तान में जब यूनियन बहाल थी, हम लोग मुजाहरे करते थे, उससे भी ज़्यादा रजिस्ट किया। तो ये गुस्सा था। और दूसरी बड़ी वजह है उसी इन्हीं जंगों, यानी कि इस जंग और जो यूक्रेन की जंग स्पेशली, उसकी वजह से यूरोप और अमेरिका में जो मुश्किलात लोगों को सामना करना पड़ रही है वो है इन्फ्लेशन। क्योंकि उस जंग की वजह से, यूक्रेन की जंग की वजह से एनर्जी की कीमतें बढ़ गई पूरी मार्केट में, और पूरी दुनिया में अमेरिका और यूरोप को और पूरी दुनिया को कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ा, प्राइस हाइक का इजाफा का सामना करना पड़ा, अफराद ज़र जिसे कहते हैं। तो लोग तंग थे, तो उन्होंने इसको वोट दिया है, क्योंकि ये इसने वादा किया है ट्रंप ने कि वो जंगों को बंद करेगा, वो जंगों को रोकेगा, और उसने अपनी विनिंग स्पीच में भी ये कह दिया है। तो बिल्कुल ये हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा करेगा। लेकिन क्या यूक्रेन की जंग को किस तरह से बंद करेगा? क्या उसको रूस के हवाले कर देगा? जो रूस ने इलाके लिए हैं वो वापस लेगा? ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उसको उसी हालत में छोड़ देगा और यूक्रेन को मशवरा देगा कि वो इस जंग को बंद करे, वन साइडली बंद करे, बेशक उससे नेगोशिएशन करे। और क्या गाज़ा की जंग बंद करवा सकेगा? और इससे बड़ा भी चैलेंज है, वो ये है कि ट्रंप ने वादे किए हैं कि मैं सरजमीन अमेरिका में पर आने वाली अशिया, यानी कि यहाँ होने वाली ट्रेड, उसमें मैं टैक्स करूँगा। क्या ये फिजिबल है? ये फिजिबल नहीं है। सबसे बड़ी ट्रेड जो है वो चाइना की है और बड़े मुल्कों की है, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हमारी टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा उसका जो ग्राहक है, जो जहाँ बिकती है, जहाँ जाती है, वो अमेरिका है। तो उसमें वो टैक्स करेगा तो तजारत कैसे होगी? तो सबसे बड़ी जंग तो ये हुई। इन जंगों के साथ साथ ये बड़ी जंग ये है जो उसने खुद ही अपने सर पे ले ली है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स बनाता है, जो प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, जो बड़ा प्रोड्यूसर है, वो चाइना है। तो वही एक्सपोर्टर है, और जब उसकी प्रोडक्ट्स पे आप लगाएंगे टैक्स, तो क्या आप कहाँ से लेंगे वो सारी प्रोडक्ट्स? बाकी दुनिया में वो कितनी बनती हैं, कौन बड़ा प्रोड्यूसर है, और क्या वो कंपेटिटिव हैं? चाइना ने तो अपनी इंडस्ट्री को और इस तरह से पूरी दुनिया में कंपेटिटिव बना के रखा हुआ है, उसको कोई मैच नहीं कर पा रहा। तो देखते हैं कि ये जंग जो है वो ट्रंप कैसे जीतता है। और ट्रंप के पाकिस्तान में जीतने पर पाकिस्तान में जो खुशियों के शादियाने बज रहे हैं, ठीक है, बजने चाहिए, उम्मीद होती है। जो ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड लोग होते हैं वो उम्मीद करते हैं, वो कहीं से भी उन्हें हेल्प मिले तो वो लेते हैं। लेकिन पीटीआई ने तो अमेरिका के खिलाफ ही नारा लगाया था। तो जिसने इक़्तिदार से निकाला, क्या वही ये जेल से निकालेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये मैं एवं ही दावा नहीं कर रहा, ये आप फॉर्मर प्रेसिडेंट अलवी का लेटर देखें जो उन्होंने लिखा है ट्रंप को। उन्होंने अपने लेटर में फॉर्मर प्रेसिडेंट भी नहीं लिखा, नंबर लिख दिया है, 11वां सदर मैं आपको बात कर रहा हूँ। और उसमें उन्होंने बाकायदा ख्वाहिश का इजहार किया है, शायद अर्जी कह लें इसको। तो ये तो सियासत है, चलती रहेगी। अब हम आते हैं एक बड़े इशू की तरफ, वो है जिसका सामना इस वक्त आप फील कर रहे होंगे। देखा, ये मेरा गले का हाल है, मैं बड़ी एहतियात कर रहा हूँ, लेकिन ये हाल है। और ये हर लाहौर में रहने वाले और पंजाब में रहने वाले हर दूसरे बंदे को और लाहौर के हर फर्द को इसका सामना, ये है स्मोक। अब मैं इसका ना थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये स्मोक का फिनोमेना है क्या और हमें क्या बताया जा रहा है। अच्छा, स्मोक जो है ये फ़ज़ा में धुआं और बहुत सी और चीज़ें मिक्स हो के जो हमें एक गदली सी फ़ज़ा नज़र आती है, उसको स्मोक कहा जाता है। अच्छा जी, अब ये धुआं और गदला जो ऊपर फ़ज़ा जो है वो कैसे होती है? ये पहली दफ़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है।
पंजाब और पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान, ये पूरा एरिया, और स्पेशली दिस पंजाब, ये पंजाब और वो पंजाब जो चढ़ता पंजाब कहलाता है, इसमें जो गर्दो गुबार है, गर्दो गुबार, ये आम सी बात है। इसका जिक्र तज़के बाबरी में भी मिलता है। तो तज़के बाबरी में जिसका जिक्र मिलता है, इसका मतलब ये बहुत पुराना फैक्टर है। यहाँ पे बारीक मट्टी है, बारीक मट्टी जो ऊपर उठती है, ये हमारे इस पूरे खित्ते का मसला है। यहाँ पे आपको आसमान नीलगू कभी नज़र नहीं आएगा। बहुत कम ऐसे दिन होंगे कि आपको आसमान नीलगू नज़र आए। अब यहीं से आगे चले जाए मरी में और आगे कश्मीर में, तो आपको नीलगू आसमान नज़र आएगा। यहाँ इसलिए नहीं होता कि हर वक्त गर्दो गुबार फ़ज़ा में रहती है, उठी रहती है, और फिर उसमें हमारी ट्रैफिक, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। कितनी ट्रैफिक होनी चाहिए, पूरी दुनिया में इस पे काम होता है। उस ट्रैफिक को ज़्यादा को रोकना है, उसके बहुत से नुकसानात हैं ना, ये सिर्फ एक स्मोक थोड़ा है, और बहुत से नुकसानात हैं। उसको कैसे उन ट्रैफिक को कम करना है, इस पर कभी कोई काम नहीं हुआ। और जब स्मोक आती है तो हमें फिर ख्याल आता है कि जी देखिए इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है इस स्मोक में, वो ट्रैफिक का धुआं है। दूसरे नंबर पे ये मैं आपको बता रहा हूँ गर्दो गुबार है। तीसरे नंबर पे बाकी चीज़ें हैं, जैसे फैक्ट्रियाँ तो है ही नहीं पाकिस्तान में, बहुत कम रह गई हैं। उनको ही इसका रोना पीटना करते रहते हैं। और ये जो कहते हैं कि जी फसलें जलाना, मैं एक देहाती आदमी हूँ, काश्तकार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने कई दफ़ा देखा है आप जाके आग लगाएं, जो फसल की बाकियात है वो ऐसे धुआं उठता है, उसके साथ राख उड़ती है, और उस राख वो साथ साथ नीचे बैठ रही होती है। वो कभी हवा का हिस्सा नहीं बनती, वो कभी फ़ज़ा का हिस्सा नहीं बनती, वो कभी मूव नहीं करती। ये फजूल बात है। इंडिया से आ गई जी वो फसलों की बागियात को आग लगाने के सूरत में, वो जो है ना वो धुआं इधर आ रहा है, तो वो धुआं ज़रूर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर है। तो उसके भी बहुत से हल हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी मैं आपको अदाद शुमार बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। पहली बात तो ये है कि पंजाब में 2.5 करोड़ छोटी बड़ी गाड़ी है। पाकिस्तान के पंजाब में 2.5 करोड़, और ये जो छोटी और बड़ी 2.5 करोड़ गाड़ियां हैं ये रोज़ाना 8 से 9 करोड़ लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं, और 9 से 10 करोड़ लीटर डीजल यूज़ करती हैं। और उसके नतीजे में क्या निकलता है उसमें से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, जो हवा में जाती है, साथ टारकोल, ठीक है, इसका मिक्सचर होता है। और इसमें और क्या क्या होता है वो मैं बताता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड होती है इसमें, बहुत ख़तरनाक ये पार्टिकल्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन होती है, अमोनिया गैस होती है, और ये जो तेल से ये चीज़ें निकलती हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड और तेल, इन दोनों का एक मिक्सचर बन के आपकी स्मोक में ये इजाफा करती है। तो अच्छा, अब आ जाते हैं लाहौर। सिर्फ लाहौर में 73,54,000 छोटी बड़ी गाड़ियां चलती हैं रोज़ाना सिर्फ लाहौर में। तो आप अंदाज़ा करें इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां चल रही हैं, 2.5 करोड़ पूरे पंजाब में गाड़ी रोज़ घूमती है। इतना वो पेट्रोल यूज़ करती है, इतना डीजल यूज़ करती है, उसके नतीजे में नाइट्रोजन गैस पैदा होती है, उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है उसमें से। इतने ख़तरनाक पार्टिकल्स और ये केमिकल्स हैं, तो ये हवा में जाते हैं ना, ज़मीन में तो नहीं गिरते। तो जब हवा में जाते हैं तो फिर हम इनहेल करते हैं, हम उनको सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। ये है स्मोक। और ये जो उसके साथ वो गर्दो गुबार, जो मैंने कहा कि बुरबरी मिट्टी, जो बारीक मिट्टी है, वो उसके साथ मिक्स हो जाती है, वो उसको स्टे भी करवाती है ऊपर। तो देखें, बड़ी सादा सी बात थी, इसको इतना बड़ा इशू बनाया गया। सादा सी बात ये है कि एक तो आप सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म इक़दाम करें, वो ये है कि आप बसें चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बसें चलाएं, ताकि ये मोटरसाइकिल्स और ये जो छोटी गाड़ियां हैं या लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम से कम हों, लोग उन पे बैठें, सुकून से बैठेंगे। आप जहाँ जहाँ बसें चलाएंगे लोग उन पे चढ़ेंगे, जाएंगे, आएंगे, किराए मुनासिब रखें।
सहूलत भी है लोगों के लिए और आपको भी बहुत से मसाइल से निजात मिल जाएगी। और दूसरी बात, ये जो गर्दो गुबार होता है ना, ये मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला थे, मैं अब उनकी कोई कहेगा कि तारीफ़ें कर रहा हूँ, उन्होंने सड़कें धोना शुरू कर दी तो लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन आपको पता है कि उनके दौर में 200 से 250 से ऊपर नहीं गई ये स्मोक, क्योंकि जो मेन कंट्रीब्यूटर है इस पे ट्रैफिक के बाद वो मट्टी गर्दों को बाहर है, उसको आपने बैठा दिया फॉर द टाइम भी यही सही। भाई जब सीज़न है, जब अरूज है, तो उस वक्त भी इकदाम करने होते हैं ना। आपको ख्याल ही नहीं आया, वही ब्यूरोक्रेसी थी, उन्होंने आपको नहीं बताया। मरियम साहबा, नोट इट प्लीज़। और फिर आप स्कूलों में छुट्टियां कर देती 15 दिन पहले ही। अब जो रोक रोक के आप कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, दिमाग बड़े स्लो चल रहे हैं। 15 दिन करते, आहिस्ता आहिस्ता उनको खोलते, धुआं कम हो जाता सड़कों पे। मट्टी गर्दो गुबार को आप पानी या मसनूई तरीकों जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप जो भी आप अपने तौर पे और भी बहुत कुछ सोच सकते थे, उसको बिठाएं। ये सीज़न जो है इसको को महीना 2 महीने इसमें एक गैप ला के इसको आगे चलने दें, फिर बारिश आ जाएगी कुदरती तौर पे, एक वो बैठ जाएगी। ये कोई बड़ी बात थी जो मैं मतलब मेरे जैसा आदमी जो है वो समझता और बता रहा है आपको। आप तो माशाल्लाह हुक्मरान है, क्यों नहीं समझ आई? हर बंदा बीमार खांसता फिर रहा है, बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। फेफड़ों की बीमारियां इतनी ये इसमें से शदीद होती हैं कि जिनको हो उनको पता हो, या डॉक्टर से पूछें जाके। तो खुदा का खौफ करें, कुछ समझ बूझ से काम लें। ये जो कहा जाता है ना, उसके पीछे लकीर के फ़कीर बन के ये नहीं काम चलता। लकीर के फ़कीर भी बन जाए, कोई पिछली गवर्नमेंट से सीख लेते कम से कम, वही ऐसे ही चलो चल पड़ता। अपनी तरफ से कोई इनोवेटिव नहीं है कुछ आपके पास। तो ये मैंने आपसे आज 2 बातें करनी थी। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट कल।